Hello students. Now move on the next numerical 5.11. Let's see what we have. A truck starts from rest and accelerate uniformly at 2 meter per second. देखिए हमसे क्या बोला गया है. We have a truck. This is to be the road and we have a truck, okay, which is start from rest. Initially it was in rest. शुरू में क्या था? रेस्ट में था. And accelerate uniformly at 2 meter per second square. At t is equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck. देखिए ये जो ट्रक है इस पर we have a person, ट्रक पर एक पर्सन है और ये पर्सन क्या करता है? At t is equal to 10 second, यानी जब ये ट्रक स्टार्ट हुआ था उससे 10 सेकंड बाद, ठीक है. At t is equal to 10 second, a stone is dropped by the person standing on the top of the truck. What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 second? चलिए तो let do the numerical, ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि मान लीजिए ट्रक यहां से ये जो लोकेशन ए है, मान लीजिए दिस इज द लोकेशन ए और ये है t इज इक्वल टू 0 यानी रेस्ट. यहां से ट्रक स्टार्ट होता है. लोकेशन ए यानी t इज इक्वल टू 0 जब ट्रक क्या है? रेस्ट पे है. तो यहां से ये ट्रक स्टार्ट होता है और ऐसे ऐसे यहां ये पहुंचता है, ठीक है ना. इस लोकेशन को हम दिस लोकेशन इज बी. इस लोकेशन को हम क्या बोल देते हैं? बी. एट t इज इक्वल टू 0 जब ट्रक क्या था? रेस्ट में था और ये यहां से चलता है ए से और b पर आता है कब? जब टाइम हो जाता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. यानी 10 सेकेंड में जो ट्रक है वो ए से कहां पहुंच जाता है? b पर पहुंच जाता है. तो सबसे पहले जरा देखिए कि जब ट्रक ए से b पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी, शुरू में तो वेलोसिटी क्या है? 0. तो जब वो b पर पहुंचा 10 सेकेंड बाद, तो जरा इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं, ठीक है ना. इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए 4b के लिए जरा देखिए v इज इक्वल टू u प्लस at. v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 एट रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड. ये ट्रक जब चलता है तो जब एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड का है. ये ट्रक स्टार्ट होता है 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से और बी पर पहुंचता है कितनी देर बाद? 10 सेकंड में. तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. यानी जब ये ट्रक लोकेशन बी पर पहुंचा तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड. क्लियर हो गई बात? तो बी लोकेशन पर t इज इक्वल टू 10 सेकंड वाली लोकेशन पर जो बी है उस वक्त ट्रक की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड. तो ट्रक के ऊपर जो आदमी है उसकी स्पीड भी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड. और इसके हाथ में जो स्टोन है, इसके हाथ में जो स्टोन है उसकी स्पीड भी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड.
इसके आदमी के जो पर्सन है, इसके हाथ में जो स्टोन है, उसकी स्पीड भी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? तो ये जो स्टोन है इसकी स्पीड वही होगी जो ट्रक की स्पीड है और उसी डायरेक्शन में होगी। ट्रक अगर ऐसे जा रहा है तो ये आदमी और ये इसके हाथ में जो स्टोन है वो भी इधर जा रहे हैं, तो ये जो स्टोन है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v is equal to 20 मीटर पर सेकंड। स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी भी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलिए, तो B लोकेशन यानी t is equal to 10 सेकंड पे ट्रक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो इस पे जो आदमी है उसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड और उस आदमी के हाथ में जो स्टोन है उसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया है t is equal to 11 सेकंड, ठीक है? अच्छा, t is equal to 10 पे तो इस स्टोन को छोड़ दिया गया है। जैसी टाइम t is equal to 10 तो ये स्टोन छोड़ दिया जाता है और हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा जाता है स्टोन का t is equal to 11 यानी 1 सेकंड बाद। तो देखिए, जब इस स्टोन को रिलीज किया गया तो हम ये देखेंगे रिलीज कब किया गया? 10 is equal to 10 और t is equal to 10 पे। हमें देखना है 11 यानी 1 सेकंड बाद इसकी कंडीशन क्या होगी। तो जरा ध्यान देना, जैसे ये स्टोन छोड़ा गया, ठीक है, तो 1 सेकंड में ये इधर भी जाएगा और इस पर एकदम क्या हो जाएगी? ग्रेविटी भी वर्क करेगी। तो ये देखिए इस पर क्या वर्क करेगा? जैसे इस स्टोन को हम रिलीज करेंगे तो इस पर क्या? ग्रेविटी भी वर्क करेगा। तो v इसको आगे ले जाएगा, ग्रेविटी इसको नीचे ले जाएगा, तो यानी ये स्टोन कैसा करेगा? एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। ठीक है, ये जो स्टोन है ये क्या फॉलो करेगा? दिस विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, एज द स्टोन ड्रॉप, जैसे स्टोन को छोड़ा जाएगा, स्टोन परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यू टू नंबर 1 वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 ग्रेविटी इन वर्टिकल। जैसे ही स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे, स्टोन एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, किस वजह से? हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है उसकी वजह से और वर्टिकली डाउनवर्ड जो ग्रेविटी है उसकी वजह से। क्लियर हो गया? मान लीजिए स्टोन जो है वो t is equal to 11 पे यहां आ जाता है, ठीक है? ये लोकेशन P और ये लोकेशन Q, ठीक है? तो P कौन सी लोकेशन है? t is equal to 10 जब स्टोन को छोड़ा गया। Q क्या है? 1 सेकंड बाद यानी t is equal to 11 की लोकेशन। तो हमें Q पर एक तो क्या चाहिए? वेलोसिटी, और एक चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों, जब आपको प्रोजेक्टाइल का आर्टिकल पढ़ाया गया था तो वहां हमने दो तरह के प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल जब किसी चीज को अर्थ से प्रोजेक्टाइल किया गया हो, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल किया गया हो। तो यहाँ हाइट कितनी है? यहाँ हाइट है 6 मीटर। जो आदमी है उसकी अर्थ से हाइट कितनी है? 6 मीटर। तो 6 अर्थ की हाइट से 6 मीटर से स्टोन को थ्रो करता है, तो ये कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने सीखा था किसी भी टाइम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, तो वहां एक फॉर्मूला था हमारे पास। तो देखिए, स्टोन परफॉर्म हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टोन क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, वो भी कैसा? हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, एट आफ्टर t time the velocity of stone is v is equal to under root v square प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला था उस वक्त हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। किसी भी टाइम अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एट एनी टाइम इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो ये जनरल फॉर्मूला था। तो हम निकालते हैं आफ्टर 1 सेकंड। क्यों 1 सेकंड? क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 10 पे तो उसको थ्रो किया गया और आपसे पूछा है 11 सेकंड में, तो 10 और 11 का डिफरेंस क्या हुआ? यानी 1 सेकंड बाद ही तो आपसे आंसर पूछ रहा है। तो आफ्टर 1 सेकंड बताइए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मान लीजिए 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी v डैश हो जाएगी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट v की वैल्यू कितनी है? 20, g की वैल्यू 10 ले लीजिए और t की वैल्यू क्या? 1। 1 सेकंड बाद ही तो पूछ रहा है वो, तो दिस विल बिकम 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, v डैश इज इक्वल टू 500, v डैश इज इक्वल टू 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड। तो 11 सेकंड में स्टोन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 10 रूट 5 हो जाएगी। आप चाहे तो रूट 5 की वैल्यू रखें, अदरवाइज यहाँ भी आंसर छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्सेलरेशन क्या होगा तो सुनिए। स्टोन क्या कर रहा है? स्टोन परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्यारे बच्चों, कोई भी मोशन होते हैं वो ड्यू टू द प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड। तो चूंकि स्टोन क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा किसके अंडर में होता है? ड्यू टू द ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? g ही होगा। ठीक है, तो देखिए, सिंस प्रोजेक्टाइल मोशन is happen under the gravity, hence acceleration is equal to g, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, 11 सेकंड में इस स्टोन की वेलोसिटी इतनी होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल। इट्स अ क्वाइट इजी। एक्चुअली इसमें सिर्फ आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं। Okay students, now we have the next numerical 5.12. What we have? A bulb of mass 0.1 kilogram hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. देखिए हमसे क्या कहा गया है प्यारे बच्चों? हमें बोला गया है कि we have a rigid support, और यहाँ से हमने we have a string of 2 meter and we have a mass m bob, and ये है शुरू में इनिशियली ये क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, और इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं हम इसको? मीन पोजीशन। ओके, अब हम इसको मीन पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इसको होल्ड करेंगे बॉब को, फिलहाल तो ये रेस्ट में होगा। अब हम इसको होल्ड करके थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाते हैं, ऐसा होल्ड करते हैं पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ए तक लेकर आए, ओस ऐसे होल्ड किया और ऐसे पीछे पीछे ए तक लेके आए। ठीक है, और हम इसको ए पर लाके रिलीज कर देते हैं।
तो जैसे हम ए पर इसको लाकर रिलीज करते हैं तो हम देखते हैं ये बॉब ऐसे आगे की ओर जाता है, ऐसे ए से जाएगा लेकिन ओ पर ये रुकेगा नहीं। या देखेंगे जब हम इसको ओ से पकड़ के ऐसे ए तक लेके आते हैं और छोड़ते हैं तो ए से ओ की तरफ जाता है, इट विल मूव फ्रॉम ए टू ओ, लेकिन ओ पर रुकेगा नहीं। ये हम देखते हैं आगे बढ़ जाता है, ये ऐसे ये और एक जगह आके रुक जाता है, एक जगह आके क्या हो जाता है, रुक जाता है और फिर वापस आता है, इट विल कम बैक, और फिर जब ये वापस आता है तब भी ये ओ पर नहीं रुकता है, ये फिर कहां तक जाता है, ए तक जाता है। तो एक बात तो और ए से आगे नहीं जाता है, फिर अपने मोशन को रिपीट करता है, यानी ये ए से बी तक रिपीट करता है अपने मोशन को। तो ये जो ए है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ए क्या है हमारा, एक्सट्रीम पॉइंट। बी भी क्या है हमारा, एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर हो गया व्हाट इज एक्सट्रीम पॉइंट एंड व्हाट इज मीन पॉइंट। ठीक है, अब इसमें एक बात तो क्लियर हो गई, जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। एट एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी जीरो। एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, तभी तो वो ए से आगे और बी से आगे नहीं जाएगा। लेकिन मीन पॉइंट पर क्या वेलोसिटी जीरो होती है, नहीं, मीन पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं होती है जीरो। मीन पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जो उसको आगे मोशन देती है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हमसे बोला गया है व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब, ट्रैजेक्टरी यानी पाथ। इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट इट्स स्ट्रिंग पोजीशन एंड इट्स मीन पोजीशन, यानी हमसे कहा गया है कि हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे कब, एक बार तो तब जब ये बॉब कहाँ होगा, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक बार तब जब ये अपने मीन पोजीशन पे होगा। तो जरा ध्यान देना, लेट्स सॉल्व द गिवन कंडीशन। सबसे पहले ए को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को कट करें जब वो कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो देखिए एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या हम ये बोले एट एक्सट्रीम पोजीशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे हम इसको कट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या है, जीरो, लेकिन इस पर कौन वर्क करता है, ग्रेविटी तो वर्क करेगी ना इस पर। तो जैसे हम इसको कट करेंगे यहां से, तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या करेगा, सीधा नीचे गिरेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ये सीधा क्या ग्रेविटी के इफेक्ट में स्ट्रेट मोशन करेगा। तो हेंस ड्यू टू gravity bob fall freely under gravity, fall freely, बस इतना ही काफी है। ये जो वर्ड होता है ना fall freely, ये अपना आप में ही काफी है ये बताने के लिए कि वो अंडर द ग्रेविटी चल रहा है। ठीक है, और due to the gravity bob fall freely vertical downward, नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो ये जो बॉब है ये सीधा ऐसे ऐसे नीचे की ओर गिरेगा, ये ऐसे, ये ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहां इसका मोशन क्या होगा, फ्री फॉल। ओके, चलिए अब हमसे कहा गया है अगर यहां जब वो, अगर हम स्ट्रिंग को तब कट करें जब वो कहां जाए, मीन पोजीशन पे, तो जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे, ठीक है, तो एकदम इसके ऊपर क्या वर्क करेगा,
ग्रेविटी वर्क करेगा, स्ट्रिंग को कट करते इस पर क्या वर्क करेगा, ग्रेविटी। और इसके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इस ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये जो बॉब है ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इसको इधर खींचेगी और ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, तो इट विल परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए अगर हम स्ट्रिंग को कट कर दे कहां, बी पर, तो देखिए एट मीन पॉइंट, एट मीन पोजीशन bob have at mean position, number 1 due to horizontal velocity and gravity downward, मीन पोजीशन पे बॉब के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और ग्रेविटी भी है डाउनवर्ड। तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी डाउनवर्ड, बॉब परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉब क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो क्लियर हो गया, बहुत सीधी सी बात है। पेंडुलम में जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है तो उसके पास वेलोसिटी नहीं होता और आप जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे वो केवल ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, फ्री फॉल। और जब वो मीन पोजीशन पर होता है तो उसके पास वेलोसिटी भी होती है, जैसे आप उसे कट करेंगे तो वेलोसिटी तो ऑलरेडी उसके पास है, ग्रेविटी भी आ जाएगी, तो वो वेलोसिटी उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में खिसकाएगा, ग्रेविटी उसको नीचे खिसकाएगा, तो इट विल परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल। Well student, now we have the next numerical 5.13. In this numerical what we have, a man of mass 70 kg stand on a weighting scale in a lift which is moving number 1 upward with a uniform speed of 10 meter per second, downward with the acceleration of 5 meter per second square, upward with the acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale in each case? What would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity? तो basically dear student, ये जो numerical है ये based है on the concept of lift. हमने थ्योरी के वीडियो में एक आर्टिकल किया था motion of lift, तो वहाँ जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे they will work here. तो let's see what we have. We have the 4 cases. We will discuss one by one. So, in case 1, what we have lift, and on the weighting scale, we have a person, and the lift is moving uniform speed. It means acceleration is equal to 0. That is our first case. In the case second, the lift is, this is the weighting scale, the machine which represent the weight of object. So this is the weighting scale and a person is standing on that. In the second case, the lift is moving downward. ये जो lift है ये नीचे की ओर आता है with acceleration 5 meter per second square. And in the third case, this lift is moving upward with the same acceleration. This is our lift. This is the weighting scale and the person is standing on it. And lift is moving upward with acceleration 5 meter per second square. And in the last case what we have, the lift get failed and it fall freely under gravity. This is the scale, person is standing on the weighting scale and the
लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली। तो फॉलिंग फ्रीली में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? ग्रेविटी के बराबर। सो लेट्स सॉल्व दिस सिचुएशंस वन बाय वन। सो अपवर्ड मोशन, तो डियर स्टूडेंट अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। क्लियर हो गया? डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अपवर्ड मोशन के लिए फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। और डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अपवर्ड के लिए प्लस और डाउनवर्ड के लिए क्या? माइनस। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट आपको याद होगा। चलिए नाउ पुट द वैल्यूज। R is equal to what we have m 70 किलोग्राम। G को हम क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं अपनी इजीनेस के लिए। और एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो here R is equal to, आप चाहें तो ठीक है 700 न्यूटन, this will become 700 न्यूटन। चलिए here R is equal to m 70, the value of m is 70, G 10, A कितना हो गया? 5। R is equal to 70 into 5, R is equal to 350 Newton. Okay, here we have R is equal to 70, 10 plus 5, R is equal to 70, 15, R is equal to 1050 Newton, 1050 Newton, and R is equal to 70। एक्सेलरेशन कितना है? G के बराबर, तो R is equal to 0। तो इन द फर्स्ट केस जो वेटिंग स्केल है वो कितना वेट करेगा, कितना मेजरमेंट देगा? स्केल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 70 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए, 10 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। देख लीजिए, स्केल जो है R ओवर G यानी 70 ओवर 10 इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। जो वेटिंग स्केल है वो उतना ही वेट बताएगा जितना है पर्सन का। इस केस में जो स्केल हमें मिलेगा, मतलब जो वेट हमें मिलेगा वो होगा 350 10 यानी 35 किलोग्राम। इस केस में जो वेटिंग स्केल है वो पर्सन का वेट कितना शो करेगा? 35 किलोग्राम। यहाँ इस केस में G से डिवाइड कर दीजिए तो वी गेट 105 किलोग्राम। इस केस में जो स्केल है, वेटिंग स्केल, वो पर्सन का वेट कितना बताएगा? 105। ठीक है, और यहाँ जो स्केल मिलेगा R ओवर G यानी 0, नो रीडिंग। जो वेटिंग स्केल है जो वो फ्री फॉल होगा तो जो रीडिंग है वो 0 पा जाएगा, वो कोई रीडिंग देगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपवर्ड मोशन में ज्यादा वेट महसूस होता है, डाउनवर्ड मोशन में कम वेट महसूस होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एग्जैक्ट वेट आएगा और फ्री फॉल है तो कोई वेट आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया? तो स्केल कैसे निकलेगा? ग्रेविटी से G से क्या कर दिया? डिवाइड। वेट क्या होता है? mg, तो m कैसे निकलेगा? G से डिवाइड कर दीजिए। Okay, dear student, now we have the next numerical 5.14. In this numerical, we have a figure, a graph, position time graph of a particle of mass 4 kilogram. और हमसे पूछा गया है नंबर 1 force on the particle at t less than 0, t greater than 4 and t between 0 and 4. और नेक्स्ट पार्ट में हमसे इम्पल्स पूछा गया है t is equal to 0 पर, t is equal to 4 पे। तो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल डू द पार्ट A, सॉल्यूशन।
हम इस गिवन ग्राफ को थोड़ा सा इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं O, ये A ऑलरेडी गिवन है, इसको नाम दे देते हैं P। ठीक है, तो हमने अपने पूरे ग्राफ को बाय पार्ट्स कर लिया है PO, OA, AB में। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, ग्राफ PO is parallel to टाइम एक्सिस। जो ग्राफ PO है वो टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इंप्लाई दैट जब भी कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो रेस्ट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इंप्लाई दैट बॉडी इज इन रेस्ट, यानी वेलोसिटी क्या है, जीरो, और वेलोसिटी जीरो है यानी एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी जीरो है यानी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इंप्लाई दैट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो ग्राफ है PO, इसके लिए जो फोर्स है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और ये जो हमारा ग्राफ PO है, ग्राफ PO ये किसके लिए है, t लेस देन जीरो के लिए ही तो है, t लेस देन जीरो यानी जीरो से पहले के लिए। तो f इज इक्वल टू जीरो एट t लेस देन जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ AB, जो ग्राफ AB है इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये हम बात कर रहे हैं t ग्रेटर देन जीरो। जो AB ग्राफ है वो t इक्वल टू 4 से क्या ज्यादा है, यानी t ग्रेटर देन 4 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है कौन सा, AB। तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, बॉडी इज इन रेस्ट बोल दीजिए, या फिर आप वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। ठीक है ना, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, चलिए, बॉडी इज इन रेस्ट। ओके, तो जब बॉडी रेस्ट पे हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो यानी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो यानी फोर्स इज इक्वल टू जीरो। किस पर, एट t ग्रेटर देन जीरो। तो t लेस देन जीरो पर फोर्स जीरो, t ग्रेटर देन 4 पर, यानी यहां भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, और यहां भी फोर्स क्या होगा, जीरो। अब जरा बात कर लेते हैं किसके लिए, OA के लिए। तो जरा ध्यान देना, ये जो ग्राफ OA है ये स्लोप बनाता है, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहां से जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, देखिए 4 ग्राफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये लाइन, और बेस का काम कौन करेगा, दिस वन। तो यहाँ परपेंडिकुलर किसके बराबर, 3 के बराबर, और बेस किसके बराबर, 4 के बराबर। तो दिस इज द वेलोसिटी 3/4। लेकिन जब तक ग्राफ O से A तक जाएगा स्लोप क्या है, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। किसके लिए, t ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 4 के लिए। यानी इस केस में भी फोर्स क्या है, जीरो है। व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो। O से लेके A तक इस वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कितनी, 3/4। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। Now let do the second part। वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए
Now move on the second part of the numerical. In the second part हमसे क्या पूछा गया है, इम्पल्स पूछा गया है t is equal to 0 और t is equal to 4 पर. तो लेट प्यारे बच्चों, सबसे पहले इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ देते हैं. तो जरा t is equal to 0 के लिए देखिए, 4t is equal to 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? t is equal to 0 से पहले वेलोसिटी क्या है? 0. और t is equal to 0 के बाद वेलोसिटी कितनी है? देखिए यहाँ के लिए वेलोसिटी क्या था? 3/4. ये tan थीटा कितना आया था? 3/4. तो t is equal to 0 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 3/4. t is equal to 0 से पहले वेलोसिटी 0 था और t is equal to 0 के बाद वेलोसिटी क्या हो गया? 3/4. तो देखिए मास कितना है? मास कितना है? 4 है, ठीक है ना. m is equal to 4. तो देखिए बाय इक्वेशन 1 इम्पल्स इज इक्वल टू m यानी 4, v कितना है? 3/4 माइनस 4m और u कितना है? 0 यानी 3. ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलिए ऐसे ही 4t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4. तो a से पहले t इज इक्वल टू 4 यानी a लोकेशन, तो a से पहले वेलोसिटी क्या था? 3/4 और a के बाद वेलोसिटी क्या हुई? 0. तो इस केस में t इज इक्वल टू 4 पे u कितना है? 3/4, v कितना हो जाएगा? 0 और m कितना है? वही 4 किलोग्राम. तो इक्वेशन 1 बिकम इम्पल्स इज इक्वल टू mv यानी 4 into 0 minus the 4 into 3/4 is equal to minus the 3 kilogram meter per second. This is the impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4. So this is the solution of the required numerical.